नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कौन सी पुस्तकें हैं जो पठनीय हैं और बेहतर हैं और किस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नीड को कौन सी पुस्तक बेहतर ढंग से पूरा करती है। कुछ साथियों ने व्यक्तिगत रूप से ये कहा है कि हम भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड करें, तो इस क्रम में ये पहला वीडियो है। आइए चलते हैं। हम सब ये जानते हैं कि जब कभी संविधान शब्द हमारे मस्तिष्क में आता है तो एक यक्ष प्रश्न जो खड़ा होता है मस्तिष्क पटल पर, उस प्रश्न का हल ढूंढने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। और वो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स को कैसे याद किया जाए, उनको कैसे मेमोराइज किया जाए। तो इसके लिए मूलतः 3 तरीकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला तरीका जो है वो संविधान के दार्शनिक पक्ष को समझकर संविधान के अनुच्छेदों को याद करने का है। दूसरा तरीका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको समझ करके हम लोग, जिसको अप्लाई करके संविधान के 55 अनुच्छेदों को बिना किसी श्रम के, बिना किसी मेहनत के याद कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है रटना और अनुच्छेदों में वर्णित उपबंधों को आत्मसात करके अनुच्छेदों को रिमेंबर करना, उनको मेमोराइज करना। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, संविधान और अनुच्छेदों के विषय में जो मेरी समझ कहती है उस पर कुछ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान को आमतौर पर अनुच्छेदों यानी आर्टिकल्स के एक बंडल के रूप में देखा जाता है। ये एक पक्षीय दृष्टि है और ये पर्याप्त नहीं है। संविधान महज अनुच्छेदों का गट्ठर मात्र नहीं है, अपितु उसका एक दार्शनिक पक्ष भी है। उसमें बहुत सारी संस्थाओं को और बहुत सारे प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है, उनकी संरचना को बताया गया है, उनकी फंक्शनिंग को बताया गया है। ऐसे में हम संविधान के अनुच्छेदों को याद करें, ये बहुत बेहतर है। लेकिन संविधान की आधारभूत संरचना, संविधान के मूल दर्शन और संविधान में वर्णित विभिन्न संस्थाओं और संरचनाओं की रचना और उनके कार्यकरण को यदि हम बेहतर ढंग से समझ लें तो आर्टिकल्स को याद करना बेहद आसान हो जाता है। अब एक सवाल जो बिगनर्स हैं उनके दिमाग में जरूर आता होगा कि आर्टिकल एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, एक पहचान चिन्ह है संविधान का। इसको सरल शब्दों में इस ढंग से समझ सकते हैं कि जैसे नगरों और महानगरों में, कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मकान संख्या दे दी जाती है। ए इस मकान संख्या में रहता है, बी 100 नंबर के मकान संख्या में रहता है, सी 105 में रहता है, डी 110 में रहता है और आगे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक उसी ढंग से यदि हमें संविधान के किसी प्रावधान का अध्ययन करना है तो संविधान के विभिन्न उपबंधों को एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ना है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़ना है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है आर्टिकल 32। ऐसे ही यदि अस्पृश्यता के निषेध से संबंधित प्रावधान हमको पढ़ना है तो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है आर्टिकल 17। हमको इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध पढ़ने हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है आर्टिकल 324। दिस इज आर्टिकल। तो ऐसे ऐसे 395 आर्टिकल संविधान में हैं, उनको कैसे रिमेंबर करें। सबसे पहले मेरा अनुभव ये कहता है कि भारतीय संविधान को जिस संविधान सभा ने निर्मित किया, जिसने बनाया, वह देश के सबसे बुद्धिमान मेधावी व्यक्तियों का एक समूह था जिसमें विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न पृष्ठभूमियों के वरिष्ठतम वकील, वरिष्ठतम राजनीतिक नेतृत्वकर्ता, वरिष्ठतम सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसे में उन्होंने संविधान के विभिन्न उपबंधों पर गंभीर विचार विमर्श करके, गंभीर वाद विवाद करके उन प्रावधानों को अंगीकार किया। तो हमको ये मान लेना चाहिए और सत्य भी यही है कि संविधान में यदि किसी प्रावधान को अंगीकार किया गया है और उसको एक निश्चित स्थान पर रखा गया है तो इसका आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि वह एक संयोग मात्र नहीं है, अपितु वह एक सुव्यवस्थित चिंतन का, एक सुव्यवस्थित सोच का परिणाम है।
तो संविधान के दार्शनिक पक्ष को, उसकी निर्मिति को, उसकी संरचना को समझ करके हम लोग कैसे अनुच्छेदों के क्रम को याद कर सकते हैं, इस पर पहले चर्चा करते हैं। आप ये सोचिए कि यदि आपको एक संविधान बनाने का अवसर दिया जाए, एक नए राज्य के संविधान को संरचित करने का आपको अवसर मिले, तो हम लोग कैसे शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले संविधान निर्माताओं ने वही किया कि उन्होंने भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया। आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। तो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जब संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बता दिया गया, तो उसके बाद उसमें नागरिकों को लाया गया। कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, कौन भारत के नागरिक नहीं होंगे, और यदि वो भारत की नागरिकता को स्वीकार करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये बता दिया गया। इसके पश्चात जब नागरिक आ गए तो उनको कुछ अधिकार दिए गए, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में उपबंधित हैं। जब मौलिक अधिकार दे दिए गए, एक सवाल आया कि भविष्य की सरकारें किन सिद्धांतों से निर्देशित होंगी, अपनी पॉलिसी मेकिंग करते समय वो किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगी। इस सवाल को एड्रेस किया गया संविधान के भाग 4 में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध किया गया। इसके पश्चात जब ये बता दिया गया कि सरकारों की पॉलिसी मेकिंग के समय वो किन बातों को, किन बिंदुओं को, किन पहलुओं को, किन आयामों को, किन निर्देशों को, किन नियमों को ध्यान में रखेंगी, तो उसके पश्चात अब उन्होंने एक संघ के बारे में विस्तार से उपबंध किए। संघ की संसद के बारे में, संघ की कार्यपालिका के बारे में, संघीय सरकार के कार्यकरण के बारे में, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में, और भी ढेर सारे उपबंधों के बारे में उन्होंने चर्चा की। अब जानते हैं कि भारत में 3 टायर गवर्नमेंट है, त्रिस्तरीय शासन है। सबसे ऊपर संघ सरकार है, तो सबसे पहले उन्होंने संघ सरकार के बारे में बताया। जब संघ सरकार के बारे में विस्तार से उपबंध कर दिया गया, उसके पश्चात दूसरे स्तर की जो सरकार है, राज्य सरकारों के बारे में भाग 6 में विस्तार से चर्चा की गई। वही सिस्टम फिर से राज्य की कार्यपालिका के बारे में, राज्य की विधायिका के बारे में, राज्य में महाधिवक्ता के बारे में उपबंध किए गए। जब राज्य की सरकारें बन गई तो कुछ प्रदेश बचे, कुछ क्षेत्र बचे, जिनको संघ शासित क्षेत्र कहा गया। फिर उनके विषय में भी उपबंध संविधान में किया गया। इससे पहले एक भाग और था, भाग 8 से पहले भाग 7, जिसको निरसित यानी रिपील्ड कर दिया गया है। जब संघ शासित क्षेत्रों के विषय में उपबंध कर दिया गया, उसके पश्चात कुछ और क्षेत्र बचे जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं, जिन पर कुछ विशेष उपबंधों की, कुछ विशेष प्रावधानों की जरूरत थी, उनको एड्रेस किया गया। अब तक भारत के सभी क्षेत्रों में शासन की संरचना और उसके कार्यकरण को परिभाषित किया जा चुका था। इसके पश्चात संविधान का भाग 9 आता है, जो शासन के तीसरे स्तर से संबंधित है, जिसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में नगरीय शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ऐसे ही संविधान एक क्रमबद्ध दस्तावेज है, एक सुसंरचित दस्तावेज है। इसलिए संविधान को यदि हम इसी क्रम में देखेंगे, उसकी संरचना को, उसकी निर्मिति को इसी ढंग से देखने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत बेहतर होगा और एक व्यवस्थित सोच, एक सिस्टमेटिक अप्रोच संविधान की स्टडी के संबंध में डेवलप होगा। उसके बाद जो विषय बचे, इलेक्शन का विषय बचा, इन सबको भी एड्रेस कर लिया गया। तो पहला तरीका ये था कि हम संविधान की निर्मिति को इस ढंग से देखें। दूसरा तरीका जो बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लेबर करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही रोचक भी है, बहुत अच्छा भी है। हो सकता है आप में से कुछ साथी उसको जानते हों, तो अगर आप जानते हैं तो जो नए साथी हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको फॉरवर्ड करेंगे, उनका कुछ भला हो सके। ये जो फॉर्मूला है, इसको हम 89 और 90 का फॉर्मूला बोल सकते हैं। इससे पहले कि इस फॉर्मूले को मैं बताऊं आपको, एक दो बिंदु जो उसको समझने के लिए बेहद आवश्यक हैं, वो ये हैं कि हम जानते हैं कि भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्यों के मध्य संविधान द्वारा किया गया है।
ऐसे में संघीय और राज्य दोनों स्तरों पर संसदात्मक शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है, जिसमें विधायिका का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कार्यपालिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसको एक्सप्लेन करें तो संघीय स्तर पर जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और राज्य स्तर पर जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो ऐसे में चूंकि दोनों स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली है, इस समानता को हम कैसे देख सकते हैं इसका हम लोग जिक्र करेंगे। तो इसके लिए कुछ सिमिलर टर्म्स जो हैं मैं आपको बताता हूँ। संघ में राष्ट्रपति के जो दायित्व हैं, राष्ट्रपति का जो पद है वो मेल खाता है राज्य में राज्यपाल के पद से। संघ में जो प्रधानमंत्री का पद है वो राज्य के मुख्यमंत्री से मेल खाता है। संघीय संसद राज्य विधानमंडलों से, लोकसभा राज्य की विधानसभा से, राज्यसभा टू एन एक्सटेंट राज्य की विधान परिषद से, लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष से, और जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल वो महाधिवक्ता से। उसके अधिकार और उसके दायित्व, उसके पद की संरचना, उसके पद का कार्यकरण काफ़ी हद तक मैच करता है। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि जो संघीय शासन से संबंधित प्रावधान हैं उनको हम याद करेंगे, और उसके बाद जो राज्य के शासन वाला पार्ट है उसको हम 89 और 90 के फॉर्मूले से सीख लेंगे। इसको हम शुरू करते हैं आर्टिकल 72 से, या वहीं से एग्जैक्टली लागू भी होता है। सबसे पहले आर्टिकल 72 जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उपबंध है, इसमें यदि हम 89 प्लस करते हैं तो ये बैठता है आर्टिकल 161 जिसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उपबंध है। इसके बाद आर्टिकल 73 जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित उपबंध है, इसमें यदि हम 89 प्लस करते हैं तो बैठता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 74 जिसमें राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का उपबंध है, ठीक वैसा ही उपबंध आर्टिकल 74 में यदि हम 89 प्लस करते हैं तो बैठता है आर्टिकल 163 जिसमें राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का उपबंध है। ऐसे ही हम 89 प्लस करते करते इन उपबंधों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आप मैच करके देखते रहिएगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि ठीक वैसे वैसे उपबंध आपको मिलते चले जाएंगे। आप जब ऐसा करते करते आर्टिकल 112 यानी 112 जिसमें संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, आपको एक बात बताता चलूं कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण, चाहे वो संघ सरकार का हो या राज्य सरकारों का हो, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 112 यानी 112 पे जब आप आ जाएं तो 112 के बाद आप 90 प्लस करना शुरू करेंगे तो ठीक वैसे वैसे उपबंध आपको राज्य के स्तर पर भी मिलते चले जाएंगे, और ये क्रम आर्टिकल 213 यानी आर्टिकल 213 तक पहुंचता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपको लगभग 55 आर्टिकल्स बिना किसी श्रम के, बिना किसी मेहनत के याद हो जाते हैं। और बेहद आश्चर्यजनक या सुखद आश्चर्य ये है कि आर्टिकल्स के सब क्लॉजेज भी टू एन एक्सटेंट लार्जली मैच करते हैं। इस दृष्टि से यदि आप संविधान को देखना शुरू करते हैं तो शायद आसान हो जाएगा। इसके बाद आपको पता ही है कि इसके बाद जो उपबंध बचते हैं उनमें बहुत चुनिंदा उपबंध ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिनमें संघ और राज्य सरकारों के मध्य संबंध, उसके पश्चात भाषा संबंधी प्रावधान, वित्त आयोग, उसके बाद निर्वाचन आयोग और बाकी कुछ 2-4 आर्टिकल्स बचते हैं। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमको बताते हैं कि हमको कितने सुधार की आवश्यकता है। यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।